नहीं, मैंने उससे पूछा था। चलो स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्ट करेंगे। तो स्पेस से मतलब क्या समझ में आता है आपको? सो तीन सबसे ज्यादा क्वेश्चंस किस किस से आते हैं एरिया से? बायोटेक, सेकंड इज आईसीटी एंड थर्ड इज स्पेस। स्पेस का लेवल क्या था क्वेश्चन का, बताया था? किस लेवल का क्वेश्चन आता है? इजी नहीं आता, मॉडरेट टू टफ आता है। ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म स्पेस। स्पेस से क्या समझते हो? यूनिवर्स स्पेस का ही पार्ट है। होता क्या है? बचपन में बहुत सुनते थे ना, स्पेस स्पेस होता क्या है, लेकिन स्पेस कुछ भी आइडिया? ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसे दीपक बैठा है, ईशा बैठी है, तो इनके बीच में भी तो स्पेस है। वो क्या है? वही तो स्पेस है। स्पेस इज व्हाट, अगर हम इसको किस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, यूनिवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमारे पास क्या है? दो बॉडीज होती है। ये प्लैनेट भी हो सकते हैं दोनों, ये एक स्टार भी हो सकता है, एक प्लैनेट भी हो सकता है। इन दोनों के बीच में क्या है? वॉइड या फिर वैक्यूम। इसी वॉइड या फिर वैक्यूम को क्या बोलते हो? स्पेस। इसी वॉइड या फिर वैक्यूम को क्या बोलते हो? स्पेस। जैसे यहाँ पे स्पेस क्या हो गया, जो डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में। यहाँ पे क्या होगा? जो भी इनके बीच में वॉइड या फिर वैक्यूम है, किसके बीच में? दो कोई भी सेलेस्टियल बॉडीज के बीच में। अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि इस वॉइड या फिर वैक्यूम में होता क्या? ये भी तो पता होना चाहिए ना। हमने कह दिया कि यहाँ पे कोई हवा नहीं है, तो इस वॉइड या फिर वैक्यूम में क्या? तो क्या है इस वॉइड और वैक्यूम में? वही तो सब लोग रिसर्च कर रहे हैं। तो क्या होता है इसमें, कुछ आइडिया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, डस्ट पार्टिकल्स, और क्या होता है इसके अंदर? कुछ भी माइंड में आ रहा हो, एटम्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ये सारा कहाँ पे प्रेजेंट है? इस जगह के अंदर प्रेजेंट। ठीक है। पहले सबसे पहले डेफिनेशन, स्पेस इज अ वॉइड और अ वैक्यूम that exists between two celestial bodies. Space is a void or a vacuum that exists between two celestial bodies. That exists between two लिख लो, that exists between two celestial bodies containing a very low density of particles, containing a very low density of particles, predominantly plasma, predominantly plasma of hydrogen and helium, predominantly plasma of hydrogen and helium, as well as electromagnetic radiations, as well as electromagnetic radiations, dust particles, comma subatomic particles, dust particles, comma subatomic particles, etc. Subatomic particles, etc. प्लाज्मा क्या बताया था आपको, क्या होता है प्लाज्मा? कल ही बताया था क्या होता है प्लाज्मा। फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। मैटर की 5 स्टेट्स होती है, कौन सी होती है? सॉलिड, लिक्विड, गैसियस, फोर्थ इज प्लाज्मा एंड द फिफ्थ इज बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। प्लाज्मा क्या होता है? जब आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मींस जब हम गैस को बहुत ज्यादा हीट कर देंगे तो वो आयन की फॉर्म में हो जाएगी, उसको क्या बोलोगे? प्लाज्मा। और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, जब सॉलिड को बहुत ज्यादा हमने कूल कर दिया, वो क्या हो जाएगा? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब हमें इसमें क्या कुछ कवर करना है? इसमें बहुत कुछ ऐसा है जो कि लिखने वाला नहीं है, मतलब मेजरली रट्टा मारने वाला। टॉपिक्स टू बी कवर। तो सबसे पहले हमें समझना है ऑर्बिट क्या होता है, ऑर्बिट की टाइप्स क्या होती है। क्योंकि हम कहते हैं कोई भी जो, मान लो अर्थ है, अर्थ एक ऑर्बिट में चक्कर लगाती है, तो ऑर्बिट क्या होता है, ऑर्बिट की टाइप्स क्या होती है। और जो भी ऑर्बिट के टाइप्स हैं, इनको यूज किस पर्पस के लिए किया जाता है, तो ये हमें सबसे पहले समझिए।
दूसरी चीज हमें समझनी है कि कोई भी जो सैटेलाइट है उसको जब हम लॉन्च करते हैं तो उसको एक व्हीकल के थ्रू लॉन्च करते हैं जिसका नाम है लॉन्च व्हीकल। तो ये लॉन्च व्हीकल क्या होता है, इसकी अलग अलग टाइप्स क्या है। थर्ड हमें जो समझना है वो समझना है सैटेलाइट्स क्या होती है। और फोर्थ हमें समझना है मिशन। अब यूपीएससी जो आजकल सवाल पूछता है वो इस चीज की मिशन, जैसे चंद्रयान 3 पे पूछा था अगर उसने पता हो। अभी 2025 दिसंबर में गगनयान लॉन्च हुई, तो हो सकता है अगर गगनयान सक्सेसफुल हो गया तो 2026 के प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस में जो सवाल बन जाए वो किस पे बन जाए, गगनयान पे। ठीक है। सो इसके बाद हमें जो छोटे छोटे टॉपिक्स करने हैं वो करने हैं, जैसे कि प्राइवेटाइजेशन क्या है स्पेस में, और एक कंसेप्ट जो हमें करना है दैट इज स्पेस डेवलपमेंट। Again, you can expect at least 2 questions from this area, that is question. तो हम लोग अब यहाँ पे ये सवाल आता है कि हम ऊपर वाली 3 चीजें क्यों करते हैं जब क्वेश्चन ज्यादातर किस पे आता है, मिशन पे। तो कोई भी मिशन है, जैसे मान लो गगनयान ही है, तो गगनयान है क्या, सैटेलाइट है एक तरह से, क्या है, तो उसके लिए सैटेलाइट का पता होना चाहिए। गगनयान को लॉन्च किससे करेंगे, लॉन्च व्हीकल से, कौन से ऑर्बिट में जाएगा, तो इसीलिए वो सारी चीजें हमें पता होनी। इस पे यूपीएससी ऑलरेडी भर भर के क्वेश्चन पूछ चुका है, तो चांसेस आर वेरी रेयर कि इन पे सवाल। लेकिन अगर आप हो सकता है स्टेट पीसीएस दो तो किस पे डेफिनेटली यूपीएससी ज्यादातर सवाल इस पे पूछता है। स्पेस डेब्रीज पे अगेन क्वेश्चंस आ चुके हैं, काफी मेंस के भी आ चुके हैं, प्रीलिम्स के भी आ चुके हैं, तो अगेन चांसेस आर लेस। बट दूसरा जो मेंस का क्वेश्चन आने का चांस है दैट इज प्राइवेटाइजेशन। ठीक है। और इसमें भी ना एक चीज दिमाग में रखना, पहले यूपीएससी पूछता था क्वेश्चन रिलेटेड टू कि फायदा क्या होगा, कि फायदा क्या होगा इस। ठीक है, थैंक यू। लेकिन आजकल जो यूपीएससी का नेचर है ना क्वेश्चन पूछने का वो बदल गया। जैसे चंद्रयान 3 के टाइम पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 के बीच में अंतर क्या है, और चंद्रयान 3 के पेलोड्स के। तो अब जो क्वेश्चन आ रहा है वो बहुत ज्यादा क्या है, स्टैटिक इन नेचर। और ये स्टैटिक पार्ट आप कब आंसर कर सकते हो, ये अपनी बुद्धि से आंसर नहीं कर सकते, ये किससे आंसर कर सकते, पढ़ने। तो इसीलिए बहुत कुछ आपको स्पेस की शीट में ऐसा मिलेगा जो आपको क्या करना है, याद करना ही पड़ेगा। जैसे एक प्रोबेबल क्वेश्चन बन सकता है, बिकॉज आप लोग मोस्टली 27 में देने का प्लान करते हैं, RLV, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। क्योंकि अभी वैसे तो वो क्वेश्चन जो है अगले साल भी बन सकते हैं। रीजन बीइंग उसका अगर आपको बताओ, अभी इंडिया के एक एस्ट्रोनॉट थे, ठीक है, जो कि गए, सेकंड पर्सन टू वेंट इनटू द स्पेस, एक्सियम मिशन के थ्रू गए थे। सो वो इसीलिए गए थे क्योंकि इंडिया ने क्या कैरी आउट करना है, गगन। और वही वो पर्सन है जो कि गगनयान में थी। बिल्कुल होती है, इसीलिए हो रही है क्योंकि 26 में लॉन्च, उसको 25 दिसंबर में लॉन्च करना करें होंगे। इवन न्यूज में आपको शुक्रयान के बारे में भी देखने को मिला होगा अगर न्यूज पढ़ रहे हो तो। उसके बाद चंद्रयान 4 के बारे में डिस्कशन चल रही है कि चंद्रयान 4 कैरी आउट करना है, मंगलयान 2 कैरी आउट करना है, बट ये सारे 28 में हुए। तो जो लोग 28 में पेपर दे रहे हैं क्वेश्चन के लिए, ठीक है, अगेन लेवल ऑफ द क्वेश्चन विल बी नॉट इजी। डायरेक्ट स्टैटिक से पूछ दिया तब भी दिक्कत है क्योंकि डेटा यहाँ पे होना चाहिए। अब हमें सबसे पहले जो चीज समझनी है वो है ऑर्बिट। ऑर्बिट क्या होता है, मान लो ये कोई एक ऑब्जेक्ट है जो ये पड़ा हुआ, दिस इज सम ऑब्जेक्ट। अब क्या है, कोई सैटेलाइट इस ऑब्जेक्ट के अराउंड क्या काट रही है, चक्कर काट, तो वो एक फिक्स पाथ में चक्कर काटती है। ऐसा नहीं है कि अभी ये पाथ फॉलो कर रही है
उसके बाद ऐसे हो जाएगी। कोई भी सैटेलाइट जो है वो हमेशा एक फिक्स पाथ में चक्कर काटती है, ह्यूमन नहीं है कि कभी भी इधर उधर हो। तो ऑर्बिट क्या हो गया, जो पाथ सैटेलाइट ट्रेस कर, उसको एक बार उसके दिमाग में फीड कर दिया कि ये चीज है, तो वो वही करेगी, वो इधर उधर नहीं जाएगी। इतना क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट है? तो थोड़ा पहले समझते हैं फिर लिखें। अब मान लो ये जो ऑब्जेक्ट है ये है अर्थ, ये ऑब्जेक्ट है अर्थ, और ये कोई भी एक सैटेलाइट है। सैटेलाइट क्या हो रही है, जो चक्कर काट रही है, दैट इज अ सैटेलाइट। जैसे हम मून को बोलते हैं मून अर्थ की क्या है, सैटेलाइट, क्योंकि मून क्या करता है, अर्थ के अराउंड चक्कर काटता है। तो ये है सैटेलाइट, ये हमारा क्या हो गया, दिस इज ऑर्बिट। क्या अर्थ इसके, अर्थ जो है इसको अपनी तरफ खींचेगी? कौन सी फोर्स लगाएगी? ग्रेविटी। और यू कैन से ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो है ये इसको अपनी तरफ क्या करेगी, खींचने की कोशिश करेगी। इतना क्लियर है? इसके अलावा ये सैटेलाइट घूम रही है विद द वेलोसिटी v, ठीक है। तो सिंस ये आपकी जो घूम रही है ये किस में घूम रही है, सर्कुलर पाथ। तो सर्कुलर पाथ में हम इस वेलोसिटी को बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। स्ट्रेट लाइन में घूमती तो वेलोसिटी, एंगल आ गया तो इसीलिए एंगुलर वेलोसिटी। तो हमेशा यहाँ पे ना एक इन दोनों के बीच में हमेशा एक वॉर चलती रहती है। आपने वो सुना है कि जैसे रस्सा खींचने वाली होती है गेम, रस्सा खींचने वाली दो टीम्स होती है आपके पास, एक टीम लगाती है प्रेशर, दूसरी भी टीम लगाती है प्रेशर, किसकी साइड, कौन सी टीम जीत जाती है, जो रस्सा खींच के ले जाती है। सेम इज द केस। एक आपकी टीम है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरी टीम कौन सी है, एंगुलर वेलोसिटी। इसी एंगुलर वेलोसिटी के कारण आएगा एंगुलर मोमेंटम। और आप कह सकते हो कि यहाँ पे एक फोर्स जनरेट हो। अगर ये दोनों फोर्सेस बराबर हैं तो ये इस पाथ को जो है क्या करेगी, फॉलो। अगर नहीं है तो ये जो है आइदर इधर गिर जाएगी या फिर ये सीधा फॉल चली जाएगी। समझ में आया? इसका मतलब अगर मैं इसको बोलूं F1 और इसको बोलूं F2, अगर F1 और F2 एक दूसरे के बराबर हैं तो ये इस ऑर्बिट में क्या करेगी, रहेगी। ठीक है। अगर F1 F2 से बड़ा हो गया इसका मतलब क्या है, हाँ अर्थ में गिर जाएगी, वो फॉल इनटू अर्थ। और अगर F2 जो है वो F1 से बड़ा हुआ फिर, हाँ फिर वो सीधी निकल जाएगी। इसमें किसी का कोई डाउट है? यहां तक क्लियर है? तो राइट, ऑर्बिट इज अ, ऑर्बिट इज अ path taken by a, taken by a spacecraft, craft, taken by a spacecraft in the outer space, in the outer space, in the outer space, in the outer space, full stop. So anything, so anything that, so anything that revolves around another body, so anything that revolves around another body traces a fixed path, traces a fixed path which is calculated mathematically, traces a fixed path which is calculated mathematically, which is calculated mathematically. तो ये पाथ जो है पहले ही डिटरमाइन किया जाता है। जैसे इसका छोटा सा मैं एग्जांपल देती हूँ, अभी गगनयान जाना, ठीक है, कब जाना है गगनयान, दिसंबर
2025 में एक्सपेक्टेड। 2018 से ही बात चल रही थी इसको भेजने, ऑलरेडी 7 years पास हो चुकी। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो कि ये जो सैटेलाइट है ये किसकी है, गगनयान की। तो ये जो गगनयान है इसको माना जा रहा है कि इसको रखेंगे 100 किलोमीटर के आस। तो इसका मतलब ये गगनयान अर्थ से कितनी दूर हो गया, 100 किलोमीटर। अब ये 100 किलोमीटर कैसे कैलकुलेट किया है, मैथमेटिक्स। ठीक है, क्लियर है इतना। दूसरी चीज, जब भी हम ये बात करते हैं कि ये 100 किलोमीटर प्लेस है, 80 किलोमीटर है, 90 किलोमीटर है अर्थ से, हर कंट्री के लिए कैलकुलेशन अलग हो, क्योंकि हम कैलकुलेशन लेंगे हमारी कंट्री के अकॉर्डिंग। ठीक है, यूएसए कैलकुलेशन लेगा अपनी कंट्री के अकॉर्डिंग। इतना समझ में आता है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। इसीलिए हो सकता है कि जब आप विकिपीडिया वगैरह पे सर्च करो या फिर गूगल पे भी सर्च करो, तो वो एक ही चीज की आपको अलग अलग जो है वो दिखाई दे। उससे कंफ्यूज मत होना। उसका रीजन क्या है, हम उस वो लेते हैं, पॉइंट लेते हैं जहां से हर कंट्री का पॉइंट अलग। जैसे इंडिया में मेजरली हम 2 जगह से उसको कैलकुलेट करते, क्योंकि इंडिया में 2 ही जगह से सैटेलाइट्स लॉन्च होती है। पहली जगह जो है दैट इज श्रीहरिकोटा, जो कि ओडिशा के पास है। मतलब चंडीपुर, श्रीहरिकोटा, आजाद, जो अब्दुल कलाम आइलैंड है, ये सारे पास पास में। यहाँ से एक जगह कैलकुलेट होती है। दूसरा है जो हम कैलकुलेट करते हैं केरला से, तिरुवनंतपुरम, थुम्बा इक्वेटोरियल लॉन्चिंग स्टेशन, जो भी आएगा अभी हमें करने। तो इन दोनों जगहों से हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि हमें कौन सी सैटेलाइट भेज। तो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज। क्लियर है इतना। यूपीएससी स्टूपिड नहीं है, उसको पता है कि ये डिफरेंट है, तो वो आपसे इस तरह के वाहियात सवाल नहीं। और अगर वो पूछेगा वो किसके रिस्पेक्ट में पूछेगा, विद रिस्पेक्ट टू इंडिया। और वो आपको ऑटोमेटिकली समझना है कि वो किसके रिस्पेक्ट में, इंडिया के रिस्पेक्ट में ही। इतना क्लियर है। क्योंकि होता है, बहुत बार होता है, मेरे साथ खुद के साथ हुआ था। स्टूडेंट्स आते हैं, वो बोलते हैं मैम नासा की वेबसाइट पे तो ये दे रखा है, हमने ये लिखा है। वो अलग क्यों है नासा की वेबसाइट पे, क्योंकि उन्होंने जहां से लॉन्च किया वो वहां से ले रहे। हम जहां से लॉन्च करेंगे हम कहां से लेंगे, हाँ। क्लियर है इतना। नेक्स्ट पैराग्राफ चेंज करके पॉइंट लिखो। दिस पाथ इज कैलकुलेटेड, दिस पाथ इज कैलकुलेटेड based on the angular velocity and gravitational force, based on the angular velocity and gravitational force, which should be balanced, which should be balanced, which should be balanced to keep them in the fixed orbit. In the fixed orbit. To keep them in the fixed orbit. Fixed orbit. यहां तक कोई डाउट है किसी का? मुझे नहीं बता रहा है। मैं तो यहाँ से ले लेती हूँ। मेरे को वहां पे ना एक चीज समझानी थी, गलती से डायग्राम थी। यहाँ तक क्लियर है ना चीजें, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। अब ये जो इसको क्या बोल रहे हैं, ऑर्बिट। तो यहाँ पे ये घूम रही है इसके अराउंड, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है उसको बोला जाता है क्या, ऑर्बिटल वेलोसिटी। यहाँ पे जो ये वेलोसिटी है उसको क्या बोला जाएगा, ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये है फर्स्ट ऑर्बिट,
ये है सेकंड ऑर्डर। अब ये बताओ ऑर्बिटल वेलोसिटी फर्स्ट में ज्यादा होगी सेकंड में ज्यादा होगी? ऑर्बिटल वेलोसिटी फर्स्ट में ज्यादा होगी सेकंड में ज्यादा होगी? क्यों? हम अर्थ के पास में, ठीक है। देखो यहाँ पे भी ग्रेविटी लग रही है और यहाँ पे भी क्या लग रही है, ग्रेविटी लग रही है, लेकिन ये अर्थ से दूर है जिसके कारण ग्रेविटेशनल इम्पैक्ट क्या हो जाएगा, कम। यहाँ पे ग्रेविटेशनल इम्पैक्ट क्या है, ज्यादा। तो जहां पे ग्रेविटेशनल इम्पैक्ट ज्यादा होगा वहां पे वेलोसिटी क्या होगी, ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्लियर? राइट डाउन द नेक्स्ट। orbital velocity is the velocity, orbital velocity is the velocity, orbital velocity is a velocity which a spacecraft uses, which a spacecraft uses to orbit around an object, which the spacecraft uses to orbit around an object, around an object. Its value increases, its value increases as we move closer to the object. Its value increases as we move closer to the object. As we move closer to the object. As we move closer to the object. इतना लिख लिया? Next. अब आपके पास दो पॉइंट्स है, एक है 1 एक है 2। 1 को थोड़ा सा यहाँ शिफ्ट कर दे। डिस्टेंस किस में ज्यादा है, 1 में ज्यादा है 2 में ज्यादा है? यहाँ पे तो डिस्टेंस कम है ना, यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, ज्यादा। इसका मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी ज्यादा कहाँ पे होगी, 1 में, और 2 में क्या हो जाएगी, कम। क्लियर है? इसी पॉइंट में आगे ये पॉइंट लिखा क्या था, एक बार दोबारा रिपीट करोगे? हाँ बस वो क्लियर है, इसी में ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। नेक्स्ट। अब कोई भी ऑर्बिट है, उसकी सिलेक्शन किस चीज पे डिपेंड करती है? अब हम बोलते हैं कि हमें 100 किलोमीटर पे प्लेस कराना है, 80 पे प्लेस कराना है, 90 पे प्लेस कराना है, तो उसकी वैल्यू किस चीज पे डिपेंड करेगी? तो उसकी वैल्यू दो चीजों पे डिपेंड करेगी। मान लो दिस इज द अर्थ, इसको ना बिल्कुल अपने फोन के कैमरा की तरह समझना कि अर्थ इज द वन जिसकी आपको फोटो क्लिक करनी। अगर आप 1 में प्लेस करोगे, क्वालिटी ऑफ इमेज विल बी हाई, क्योंकि पास में है। जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे कवरेज ज्यादा हो जाएगा, लेकिन इमेज की क्वालिटी क्या हो जाएगी, कम। इसमें किसी को कोई डाउट है? पक्का क्लियर है? तो अगर मैं फर्स्ट वाले की बात करूं, तो क्या फर्स्ट वाला इतना एरिया एक ही बार में फोटो खींच देगा? यहीं पे लगा होगा ना कैमरा, तो इतनी फोटो खींचेगा इस एरिया की। सेकंड वाले के केस में एरिया बढ़ गया, और थर्ड वाले के केस में और ज्यादा एरिया बढ़ गया, लेकिन क्वालिटी ऑफ इमेज सबसे ज्यादा अच्छी कहां पे आई, 1। तो जितना एरिया ये एक ही बार में फोटो खींच सकता है, जितने एरिया की, उसको बोलते हैं स्वैप वैल्यू। उसको क्या बोलोगे, स्वैप वैल्यू, P/Q। इतना क्लियर है? यहां तक किसी का कोई डाउट है? तो स्वैप वैल्यू क्या होगी, कितना एरिया जो है उसने उसकी फोटो खींची है। ठीक है, सो राइट डाउन। ऑर्बिट सिलेक्शन डिपेंड्स अपॉन
orbit selection depends upon area of coverage, area of coverage, area of coverage in bracket calculated in terms of swath value, calculated in terms of swath value, coverage calculated in terms of swath value, and resolution of image, and resolution of image, and resolution of image, and resolution of image. रेजोल्यूशन क्या हो गया? क्वालिटी. ठीक है कि इमेज की क्वालिटी क्या. ये लिखवाने की जरूरत है कि जैसे जैसे हायर ऑर्बिट में जाओगे एरिया ऑफ कवरेज बढ़ जाएगा. ये तो क्लियर है ना? यहाँ तक कोई डाउट नहीं? कल ना आपके न्यूज़पेपर में एक एडिटोरियल बहुत अच्छा आया हुआ था. दैट वाज रिलेटेड टू व्हाट? दैट वाज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन बिल जो नया आया. प्लीज उसको काट के रख लेना, जब क्वालिटी होगी तब तो उसको डिस्कस कर लेना अपने टीचर से. तो ऑर्बिट में क्या क्या आ जाता है? आप दो चीजें देखते हो. कवरेज कितना है, दैट इज एरिया. ठीक है. उसके बाद कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ कवरेज. मींस जो ट्रांसमिशन जिस अब सैटेलाइट है, सैटेलाइट क्या करेगी? ये सैटेलाइट है, ये मान लो ऑब्जेक्ट को ट्रेस कर रही है. सो ये सिग्नल रिसीव करेगी और सिग्नल को क्या करेगी? सेंड करेगी. सो जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ कवरेज. वो डिपेंड नहीं करता कि वो कितना एरिया कवर करे, क्योंकि जितना एरिया उसके दायरे में आएगा उतने को वो कवर करेगा. इसके अलावा इसके अलग अलग ऑर्बिट के अलग अलग फंक्शंस होते हैं जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक. लेकिन प्रॉब्लम क्या है? सैटेलाइट लगाओगे पैसा लगेगा, सैटेलाइट भेजने में कोर्स. ये उसके बाद ये क्या करते हैं? स्पेस में कचरा क्रिएट करते हैं. अब हमारे घर का कूड़ा जो है वो कचरा ही तो है एक तरीके से. तो सैटेलाइट्स भी क्या करते हैं? स्पेस में कचरा क्रिएट करते हैं. जैसे कि मैंने आपको बोला हम लोग चंद्रयान 4 की प्लानिंग करते हैं. तो इंडिया ने ऑलरेडी 3 चंद्रयान मिशन भेज चुका है मून पे. चंद्रयान 1, 2 एंड 3. तो जब चंद्रयान 4 भेजेंगे तो चंद्रयान 3 कचरा नहीं हो जाएगा? चंद्रयान 1, 2 तो पहले ही कचरा हो चुकी. तो क्या ये स्पेस के अंदर कचरा नहीं बढ़ा देगा? इसी कचरे को बोलते हैं स्पेस से. नेक्स्ट है, इनको रिपेयर करना मुश्किल है. हमारी गाड़ी खराब हो जाती है, हम रिपेयर करवा सकते हैं क्योंकि मैकेनिक की शॉप आसपास होती है. लेकिन सोचो पहाड़ों पे गए जहाँ पे मैकेनिक्स की शॉप बहुत दूर है, क्या रिपेयरिंग इजी है? नहीं, यहाँ पे तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि ये क्या है? स्पेस. रिफ्यूलिंग, फ्यूल खत्म हो गया, बॉटल में भर के ले आते हैं. यहाँ पे ले आओगे बॉटल में भर के फ्यूल? पॉसिबल ही नहीं. सिक्योरिटी इश्यूज हैं. अभी चाइना ना अपना एक नया सिस्टम चल रहा है, इसीलिए इंटरनेशनल स्पेस बिल लेके आने की बात हो रही है. जिन लोगों की मिसाइल वो सैटेलाइट्स लगी हुई है ना उनको डिस्ट्रॉय कर जाते भाई. समझ लो क्या कर रहा है? हमने सैटेलाइट लगाई, हमारी सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर, हमारी नहीं पूरे वर्ल्ड के साथ उसका ही चल. तो इससे क्या होगा? सिक्योरिटी इश्यूज होंगे. दूसरी चीज इससे और क्या होगा? हमने सैटेलाइट हमारे ऊपर लगाई है, जरूरी थोड़ी है हमारे ऊपर सिर्फ हम ही देख सकते हैं. चाइना भी तो सैटेलाइट लगा के देख सकते हैं हमारे इंडिया को. आप उसको रोक भी नहीं सकते क्योंकि ऐसा कोई भी बिल नहीं है कि आप एक दूसरे की कंट्री को सर्वेलेंस नहीं कर सकते. तो कल को मान लो बम फोड़ दे हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर पे फिर, और न्यूक्लियर रेडिएशन तो लंबे समय तक फैलती है, पता है ना ये चीज. सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो फर्स्ट टाइम एटम बम यूज हुआ, आज तक उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस हुए. क्लियर है ना? तो इट कैन रेज सिक्योरिटी. उसके बाद यहाँ पे लिखा है बैंडविड्थ आर ग्रेजुअली गेटिंग यूज्ड. आज की डेट में ना हर कोई स्पेस में लगा हुआ है, हम ज्यादा सैटेलाइट्स लॉन्च करें. अब सोचो कि सबको ही इसी रेस में लग जाएगा तो क्या होगा? जो एग्जिस्टिंग जगह है वो सारी क्या होती जाएगी? खत्म. और वही है. क्लियर है ना?
इन पे सवाल आने के बहुत रेयर चांस है, ठीक है, बट पता होना चाहिए क्या प्रॉज है क्या कॉन्स। अब नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्लास। देखो आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं पहले बता देती हूँ। हाँ, कल की क्लास बोरिंग थी, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि कल सारा क्या हमारा स्टैटिक्स मिशन है कल सारा। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्बिट ऑन द बेस ऑफ शेप ऑफ द अर्थ, लेकिन वहीं से सवाल आना है तो इम्पोर्टेंट भी है। ऑर्बिट का शेप क्या है उसके बेसिस पे कितनी क्लासेस में कैटेगराइज किया जाता है? दो में। एक होता है सर्कुलर ऑर्बिट और दूसरा होता है आपके पास एलिप्टिकल ऑर्बिट। दो ऑर्बिट हो गए, एक है सर्कुलर एक है एलिप्टिकल। अच्छा, अर्थ जो है वो दो तरह की मूवमेंट करती है। अर्थ सन के अराउंड क्या करती है? रिवॉल्व, अपने खुद के एक्सिस के अराउंड रुकती, इतना ध्यान में रखना। सर्कुलर ऑर्बिट एंड एलिप्टिकल ऑर्बिट। अब सर्कुलर ऑर्बिट क्या? दिस इज सर्कुलर ऑर्बिट। क्या यहाँ पे अगर ये वन पोजीशन में तब भी इसका डिस्टेंस सेम रहेगा? बिल्कुल, क्योंकि ये क्या है सर्कल, तो डिस्टेंस विल रिमेन सेम डी। यहाँ पे भी डिस्टेंस कितना रहेगा? डी। यहाँ पे भी डिस्टेंस कितना रहेगा? डी। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और स्पीड सेम रहेगी। वेलोसिटी विल कीप ऑन चेंजिंग क्योंकि डायरेक्शन है, लेकिन स्पीड विल बी सेम। लेकिन वही इस केस में हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि डिस्टेंस विल वैरी एंड स्पीड जो है वो भी वैरी करेगी। जब वो पास में होगी तो स्पीड ज्यादा होगी, जब वो दूर होगी तो स्पीड क्या होगी? कम। इसमें कोई डाउट है? और इसी को अगर मैं ज्योग्राफिकल टर्म्स में बात करूं, जब वो अर्थ के पास है उस पोजीशन को बोलते हैं पैरिगी और पैरिलियन, और इस पोजीशन को बोलते हैं एपोजी और एपिलियन। पैरिगी और पैरिलियन इस पोजीशन को बोलते हैं एपोजी और एपिलियन। ठीक है, तो किसमें वो पास घूमेगा? पैरिजी में। और किसमें वो स्लो घूमेगा? एपोजी। यहां तक कोई डाउट? तो इसको लिखो, ऐसे ही लिख लेना इस तरह से क्लासिफिकेशन।
स्पीड मोर एट वन, स्पीड एंड डिस्टेंस कीप्स ऑन चेंजिंग। ये ऊपर नहीं हो पाएगा क्योंकि वो ऊपर लिखा हुआ। स्पीड एंड डिस्टेंस कीप्स ऑन चेंजिंग, स्पीड इज मोर एट वन। 1 पॉइंट कौन सा है? पैरेलल। डन? यहां तक कोई डाउट? नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्बिट्स ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट ऑफ सैटेलाइट। सैटेलाइट के मूवमेंट के बेसिस पे जो है क्लासिफिकेशन, इसको पहले समझेंगे फिर लिखेंगे। सो इसमें दो तरह की होती है अगेन। वन ऑर्बिट इज जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट। ये किस पे बेसिस पे है? सैटेलाइट मूव कैसे कर रही है। और दूसरा इसके अंदर आता है सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। इन केस ऑफ जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट हम लोग क्या बोलते हैं? जियो स्टैंड्स फॉर, मीन जो सैटेलाइट की रेवोल्यूशन है वो किसके साथ सिंक्रोनाइज है? अर्थ। अर्थ अपने अराउंड क्या करती है? रोटेट। तो रेवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट जो है इज सिंक्रोनाइज्ड विद अर्थ रोटेशन। यहां तक कोई डाउट है? अब ये बताओ, अर्थ अपने अराउंड कहां से कहां चक्कर लगाती है? कैसे चक्कर लगाती है अर्थ अपने अराउंड? हाँ हाँ, वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ अपने अराउंड जो चक्कर लगाती है वो वेस्ट टू ईस्ट इस तरह से जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी कहां से कहां चक्कर लगाएगी? वेस्ट टू ईस्ट में। और ये इक्वेटर आता है कहीं पे? बिल्कुल आता है। तभी तो हम बोलते हैं बीच में कौन सी लाइन है? इक्वेटर। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि ये सैटेलाइट जो है वो इक्वेटोरियल प्लेन पे प्लेस्ड होंगी? बिल्कुल हाँ, क्योंकि इसके बीच में क्या आता है आपके पास? इसके बीच में क्या आता है आपके पास? इक्वेटर। यहाँ तक कोई डाउट है? तो इसका जो ऑर्बिट होगा वो किसके अराउंड होगा? इक्वेटर पे। पहले हम इसको देखते हैं फिर उसके बाद आगे मूव करते हैं। इसमें सिर्फ आप ये वाला देखोगे, जियो सिंक्रोन। अर्थ का इक्वेटर भी, क्योंकि अर्थ इज ऑलवेज टिल्टेड, तो इसीलिए अर्थ का इक्वेटर जो है वो इसी के अराउंड लाई करेगा। तो यहाँ पे ये वाला क्या है? जियो सिंक्रोनस। और जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस में ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा टिल्टिंग का फर्क है बस, वो करेंगे अपने। इसमें कोई डाउट है? क्लियर है? तो इसका मतलब इसका प्लेन हमेशा इक्वेटर के साथ ऊपर नीचे होगा या फिर बिल्कुल इक्वेटर के साथ लाई कर। समझ में आ रही है नहीं आ रही है? मान लो ये अर्थ है, तो इसका प्लेन, और ये इक्वेटर है, तो इसका प्लेन आइदर इक्वेटर के बिल्कुल आसपास होगा या फिर इक्वेटर से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, लेकिन घूमेगी क्या ये? वेस्ट टू ईस्ट। अगर इसका प्लेन और अर्थ का प्लेन मिल गया तो उसको बोलोगे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। मीन्स अगर ये पूरी की पूरी किसके ऊपर लाई कर रही हो? इक्वेटर के ऊपर लाई कर रही होगी, तो कौन सा होगा वो? जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। क्यों? क्योंकि ये हमेशा फिर क्या रहेगी अर्थ के रिस्पेक्ट में? स्टेशन। क्यों? क्योंकि पूरी किसके ऊपर आ गई है? इक्वेटर। सो जियो स्टेशनरी एक स्पेशल केस है किसका? जियो सिंक्रोनस। जियो सिंक्रोनस में प्लेन क्या है? इक्वेटोरियल। इसमें भी प्लेन क्या है? इक्वेटोरियल। बट उसके अंदर एंगल हो सकता है, इसके अंदर एंगल कितना है? जी। समझ आया डिफरेंस? तो इसको यूज किया जाता है किसके लिए? कम्युनिकेशन पर्पस।
or it can be used for carrying out specific missions, or it can be used for navigation. अगर इसका यूज कम्युनिकेशन के लिए किया जाएगा तो उसके लिए स्पेशल वर्ड है, दैट इज जियो स्टेशन। इसमें कोई डाउट है? नो। द सेकेंड इज सन सिंक्रोनस, मीन्स अब ये सन की मूवमेंट के साथ सिंक्रोनाइज है। सन की मूवमेंट क्या होगी? जब ये रिवॉल्व करती है। सो रेवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट इज सिंक्रोनाइज्ड विद अर्थ रेवोल्यूशन। और अर्थ सन के अराउंड कौन से ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है, कैसे मूव करती है सन के अराउंड? बताओ कैसे चक्कर लगाती है? ऐसे लगाती है, ऐसे लगाती है? हाँ, अर्थ सन के अराउंड वेस्ट टू ईस्ट नहीं है, नॉर्थ टू साउथ है वो नॉर्थ टू साउथ है। तो यहाँ पे चक्कर लगाएगी नॉर्थ टू साउथ। इसीलिए हम बोलते हैं कि इस समय जो ऑर्बिट है वो क्या है आपका? पोलर ऑर्बिट। पोलर ट्रेन लगा लो, पोलर ऑर्बिट। और इसको याद रखने का तरीका है SSP, सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट, SSP ऑफिस से याद रखो। यहां तक कोई डाउट है? अब ये बताओ कि अर्थ जो है वो 360 डिग्री जो है सन सूर्य के राउंड कवर करती है। अर्थ 360 डिग्री सूर्य के राउंड कवर करती है। कितने घंटों में कवर करती है? घंटे उसमें होते हैं, इसमें दिन होते हैं। कितने दिन लगते हैं उसको? इतने दिन लगते हैं उसको। तभी तो 4 साल के बाद क्या आता है? लीप ईयर। 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 365 1/4, तो अप्रोक्सीमेटली अर्थ 0.8 डिग्री पर डे मूव करती जब वो सन के अराउंड चक्कर लगा। कितना मूव करती है? 0.8 डिग्री पर डे। इसका मतलब ये भी कितना मूव करेगी अर्थ के रिस्पेक्ट में? 0.8 डिग्री पर डे। तो अगर चेंज इन डायरेक्शन पूछ ले कि कितना डायरेक्शन में चेंज आएगा, दैट इज 0.8 डिग्री पर डे। क्लियर इतना? अब इसको लिखो, फिर आगे और पॉइंट्स लिखते हैं इसके बाद। और इसको यूज करते हैं किसके लिए? रिमोट सेंसिंग, मेजरली रिमोट सेंसिंग के लिए यूज करते हैं। और वी कैन ऑल्सो से अर्थ ऑब्जर्वेशन। तो जब भी अब आप कोई मिशन पढ़ोगे तो उसमें ना इस तरह के ऑर्बिट्स का जिक्र किया जाता है।
पोलर क्यों यूज किया? क्योंकि नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। जब जियो स्टेशनरी वाला पॉइंट लिखोगे ना, ये यूजेस के बाद हमें एक और पॉइंट लिखना है, तो मुझे बता देना तो आपका हो गया। वो हो गया। तो जियो स्टेशनरी में एक पॉइंट लिखो, जियो स्टेशनरी और क्लार्क्स ऑर्बिट, और क्लार्क्स ऑर्बिट, क्योंकि इसको एक साइंटिस्ट ने इसके बारे में जिक्र किया था जिनका नाम था क्लार्क। जियो स्टेशनरी और क्लार्क ऑर्बिट इसके बारे में पॉइंट लिखना है आपको। राइट डाउन अबाउट इट। In this case speed of speed of satellite speed of satellite matches with speed of satellite matches with earth's rotation speed, matches with earth's rotation speed। जितनी तेजी से अर्थ घूमेगी उतनी ही तेजी से ये घूमता है, इसीलिए इसका नाम क्या है? जियो स्टेशनरी। मीन्स ये हमेशा अर्थ के रिस्पेक्ट में क्या रहेगा? स्टेशनरी। ठीक है। तभी जैसे जो हमारे पास कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स है, जैसे टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट है, जो हम बोलते हैं हम लाइव मैच देख रहे हैं, वो लाइव मैच हम क्यों देख पाते हैं? क्योंकि वो सैटेलाइट स्टेशनरी है विद रिस्पेक्ट टू दी। क्लियर है इतना? आगे लिखो इसमें। दिस ऑर्बिट वाज प्रेडिक्टेड this orbit was predicted far back by a science fiction writer Clark, by a science fiction writer Clark। He suggested that, हाँ जी, साइंस फिक्शन राइटर क्लार्क, जिसके नाम पे ऑर्बिट है ये। He said that this orbit will be used for communication purpose. This orbit will be used for communication purpose. This orbit will be used for communication purpose in 1990s, by USA and Russia. In 1990s by USA and Russia. By USA and Russia. And this orbit lies at approximately 32,000 kilometers. 32 lies at approximately 32,000 kilometers, और 5 बार ना 2 लिख लेना, 5 times 2, 22,222 miles, full stop। Its orbit will be circular. Although initially placed in elliptical orbit. वो एलिप्टिकल है और ये क्या है? सर्कुलर। जो जियोसिंक्रोनस है वो क्या है? एलिप्टिकल ऑर्बिट है। इसका ऑर्बिट क्या है? सर्कुलर।
पहले इसको एलिप्टिकल में रखेंगे, फिर इसका ऑर्बिट चेंज किया जाता है इनटू दी सर्कल। वो कैसे चेंज होता है वो भी हम करें। इतना क्लियर है? यहां तक तो कोई डाउट नहीं है? पक्का? सो अगर मैं, आपने ये कहानी सुनी होगी ना, मतलब जैसे गानों में भी आता है, हिंदी सॉन्ग में क्या बोलते हैं कि हम छत पे गए और वो भी छत पे थे, बोलते हैं ना ये चीज। जब हम गए उसी टाइम वो भी छत पे आए। यहाँ पे एक सैटेलाइट है इन तीनों में से जो हमेशा जब हम छत पे जाएंगे वो भी छत पे आएगी, लेकिन कंडीशन है दिन में एक ही बार ऐसा होगा। तो वो सैटेलाइट कौन सी है? सन सिंक्रोनस। जैसे मान लो आप 12 बजे छत पे गए, 1 बजे गए, लगा दो, आज आप 1 बजे गए तब भी वो वहीं पे है, कल आप 1 बजे जाओगे तब भी वो वहीं पे। 2 बजे नहीं मिलेगी, कब मिलेगी? 1 बजे। क्यों? क्योंकि वो सिंक्रोनाइज किसके साथ है? अर्थ के साथ। तो अगर आपसे कुछ इस तरह का सवाल पूछ लिया जाए कि कौन सी सैटेलाइट ऐसी है जो आपको फिक्स टाइम में दिखेगी दिन, तो द आंसर विल बी सन सिंक्रोनस। गलती तो नहीं करोगे इसमें? पक्का क्लियर है यहाँ पर? तो जो इस तरह से मूव करेगी वो कौन सी होगी? सन सिंक्रोनस सैटेलाइट। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्बिट बेस्ड ऑन डिस्टेंस ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम दी अर्थ से दूरी के बेसिस के ऊपर। सो इसको क्लासिफाई किया जाता है 3 कैटेगरीज में, एलईओ लो अर्थ ऑर्बिट, एमईओ मिडल अर्थ ऑर्बिट एंड जीईओ, या फिर हम जनरली बोलते हैं एचईओ हाई अर्थ ऑर्बिट। LEO lower orbit, MEO is middle earth orbit and HEO is high earth orbit। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ये डायग्राम बना लो फिर आगे मूव करें। क्लासिफिकेशन ऑफ सैटेलाइट based on distance from the earth। Classification of satellite based on distance from the earth। जियो यहाँ पे यूज कर रहे हैं जियो स्टेशनरी के लिए। लो अर्थ ऑर्बिट, LEO is low earth orbit, MEO is middle earth orbit and HEO is high earth orbit। और जियो लिखा हुआ है, जियो का मतलब होता है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। तो लगभग ये रहता है आपके पास टिल 1000 किलोमीटर, 1000 से लेके 32,000 किलोमीटर तक आपके पास एमईओ है, और 32,000 किलोमीटर के बियॉन्ड क्या है आपके पास? जीईओ। अर्थ से 1000 किलोमीटर तक एलईओ, 1000 से 32,000 तक एमईओ, 32,000 के बियॉन्ड है जियो स्पेस। 32,000। अब इन तीनों ऑर्बिट्स का अपना खुद का यूसेज करें। क्या यूसेज है? सबसे पहले हमारे पास जो ऑर्बिट आता है दैट इज लो अर्थ ऑर्बिट, जो कि लाई करता है अर्थ से कहां तक? टिल 1000 किलोमीटर। अब इसको साथ साथ लिख सकते हैं। अब इसमें एक और ऑर्बिट है इसी के अंदर जिसका नाम है नियर अर्थ ऑर्बिट। नियर अर्थ ऑर्बिट होता है फ्रॉम 400 किलोमीटर टू 800 किलोमीटर। फ्रॉम 400 किलोमीटर टू 800 किलोमीटर। This orbit is mostly used, this orbit is widely used
is widely used orbit for इसको किसके लिए यूज करते हैं ज्यादा? फॉर रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स, और यू कैन से फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। मींस जो ये बताएगा कि कितना कहाँ पे कौन कौन से मिनरल्स हैं, कौन सी नदी कहाँ से बह रही है, वो सारी चीजें बताई जाएंगी इस ऑर्बिट पे। रिमोट सेंसिंग और अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। अगर कहीं पे आपको EOS लिखा दिख जाए तो EOS से समझ लेना कि वो किसकी बात कर रहा है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। तो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का काम क्या हो गया? मिनरल्स फाइंड आउट करने, पता लगाना कि जंगल कहाँ पे है, कितने एरिया में फैला हुआ है, ये सारा कौन पता लगाता है? रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा वर्ल्ड का मैप है या फिर इंडिया का मैप है, उसमें जहाँ पे हम कहते हैं लोकेशंस ये हैं, वो सारी लोकेशंस कहाँ से पता लगती हैं? विद द हेल्प ऑफ रिमोट सेंसिंग सिस्टम यूज फॉर प्लेसिंग एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट। अपने आप से इसको छोटा मत लिख लेना, बड़ा लिखा है तो बड़ा ही लिखोगे कैपिटल में। एस्ट्रोसैट, केप्लर स्पेस टेलीस्कोप, हबल स्पेस टेलीस्कोप, एक्सेट्रा। They will study type of radiations entering the Earth's surface. They will study types of radiations entering the Earth's surface. And also the real source of these radiations. तो ये स्टडी करेंगे अर्थ के सरफेस में कौन सी सैटेलाइट्स आती, जैसे अर्थ के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट सैटेलाइट्स आती हैं, तो उन सबको स्टडी करने का काम यूज बाय स्पेस स्टेशन। तो स्पेस स्टेशन वहां पे प्लेस किया जाता है इसी ऑर्बिट। फॉर एग्जाम्पल स्काईलैब USA, ठीक है, स्काईलैब USA लिख के क्रॉस कर देना। स्काईलैब को क्यों क्रॉस करना है वो बता दूंगी अभी। USA की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? रोसकॉस्मोस किसकी स्पेस एजेंसी का नाम है? रशिया, ठीक है। दोनों को क्रॉस करना है क्योंकि ये पहले यूज होते थे, अब ये यूज नहीं होते, नॉट यूज। आज की डेट में जो यूज होता है दैट इज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। आज की डेट में जो यूज होता है उसका नाम क्या है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। एंड दिस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन is co-jointly owned by NASA, Roscosmos। Roscosmos में के ब्रैकेट में लिखोगे प्लानिंग टू एग्जिट, क्योंकि ये मोस्ट प्रोबेबली इस साल नहीं तो अगले साल तक इससे एग्जिट मारते हैं, ठीक है। देन वी हैव यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जापानीज स्पेस एजेंसी JAXA एंड कैनेडियन स्पेस एजेंसी CS। चाइना नहीं है, सी
C is for Canada, क्योंकि चाइना खुद अपना प्लान कर रहा है। यूरोप। लिख लिया, साइड में कहीं पे एक पॉइंट लिखो। स्पेस एक्स, स्पेस एक्स के बारे में सुना है? किसकी कंपनी है? हाँ, तो साइड में कहीं पे लिखना स्पेस एक्स is a private arm, is a private arm which carries astronauts, which carries astronauts, is a private arm which carries astronauts to and fro, to and fro, to ISS. ISS is International Space Station. To ISS for NASA. For NASA. Astronauts to ISS for NASA. तो स्पेसएक्स नासा के लिए काम करती है और एस्ट्रोनॉट्स को कहाँ लेके जाती है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, और वहां से वापस लेके आती है। ये मत सोचना अपना खुद का चलाती है, अपना खुद का नहीं चलाती है। जब नासा इसको बोलते है कि मेरे एस्ट्रोनॉट्स को ले जाओ स्पेस में, तो कौन लेके जाएगा? स्पेस एक्स, नासा नहीं लेके जाता है। इतना क्लियर है? चाइना वाले का नाम लिख लो, बट अभी बना नहीं है। चाइना वाले का नाम है टिएंगोंग। ये भी साइड पे लिखना कहीं पे, क्योंकि ये अंडर कंस्ट्रक्शन है और इंडिया भी गगनयान के बाद अपना खुद का प्लान कर रहा है। तो नाम नहीं अभी डिस्क्लोज किया, वो नाम कब डिस्क्लोज होगा? जब गगनयान सक्सेसफुल होगा। है वो अलग है, वो इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम। यहां तक लिख लिया। ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, बना नहीं है। नेक्स्ट, रिपेयर एंड रिफ्यूलिंग। देखो, अगर मान लो थोड़ा बहुत रिपेयर एंड रिफ्यूलिंग की जरूरत है, तब भी इसको यूज करें। वर्क स्टेशन फॉर एनी स्पेस वर्क। यूज फॉर स्पेस टूरिज्म। जो आजकल कंसेप्ट चल रहा है ना कि पैसे दो स्पेस में जाओ घूमने, वो स्पेस टूरिज्म में कहाँ लेके जाएंगे? लो अर्थ ऑर्बिट, हाई अर्थ ऑर्बिट में नहीं लेके जाएंगे। Thus it is a space terminal for Voyager. Thus it is a space terminal for Voyager. और ये भी माना जा रहा है कि फ्यूचर में हो सकता है यहाँ से कुछ आपके स्पेस मिशन लॉन्च, इसीलिए लिखा है दस इट इज अ स्पेस टर्मिनल फॉर वोयाजर। जैसे कि नासा जो है वो प्लान कर रहा है 2035 में पोलर मिशन कैरी कर, जिसके लिए वो बोलते हैं मैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से लॉन्चिंग। अब अच्छा, अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से लॉन्चिंग क्यों करेगा वो? इसके पीछे का कंसेप्ट है। वो कंसेप्ट क्या है? दैट इज अ कंसेप्ट ऑफ एस्केप वेलोसिटी। मेरे दिमाग से निकल गया, मुझे पहले ही कराना चाहिए। एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी हमने कर लिया कि उस ऑर्बिट में रहने के लिए जो उसको स्पीड चाहिए मिनिमम, दैट इज ऑर्बिटल वेलोसिटी। नाउ व्हाट इज एस्केप?
अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर जाना, तो उसको मिनिमम कितना जो है वेलोसिटी होनी चाहिए, दैट इज नोन एज एस्केप वेलोसिटी। मींस अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट यहां से थ्रो करूं, तो मुझे कितनी मिनिमम वेलोसिटी चाहिए कि अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को ये क्रॉस करे, तो दैट विल बी एस्केप वेलोसिटी। क्रॉस करने के बाद वो उस ऑर्बिट में आए, उस समय जो वेलोसिटी होगी दैट इज ऑर्बिटल वेलोसिटी। डिफरेंस समझ में आया? एक है कि उसके चक्रव्यूह से बाहर निकलने के लिए कितनी चाहिए, वो क्या होगी, एस्केप। चक्रव्यूह से बाहर निकलने के बाद वो एक पॉइंट पे पहुंच गया, उसके बाद उस पॉइंट से उसको उस ऑर्बिट को मेंटेन करने के लिए कितनी चाहिए, दैट इज ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्लियर है? इसीलिए एस्केप वेलोसिटी हमेशा ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, जिसको नहीं पता साइड में लिख लेना, एस्केप वेलोसिटी इज द मिनिमम वेलोसिटी, लिख ही लो तुम साइड पे बेटर। एस्केप वेलोसिटी इज द मिनिमम वेलोसिटी required to escape from the gravitational pull of Earth. Escape velocity is the minimum velocity required to escape out of the gravitational pull of Earth. To escape out of the gravitational pull of Earth. अब देखो जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है अर्थ, ये मान लो यहाँ पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ऑफ कोर्स यहाँ पे ग्रेविटी क्या होगी, कम होगी। अब मेरे को कोई मिशन लॉन्च करना है, जैसे कि पोलर मिशन लॉन्च करना, पोलर मिशन जो मिशन है वो कहाँ के लिए, वो भी समझ लो। आपने ज्योग्राफी थोड़ा आइडिया है, ज्योग्राफी का थोड़ा बहुत आइडिया है, यूनिवर्स का आइडिया है, यूनिवर्स का। सन के सबसे नजदीक कौन सा प्लेनेट है? क्या हो गया? फिर 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 ये इसलिए पास पास बना दिया क्योंकि जगह कम है, ये मत सोचना इतनी पास है। यहाँ पे है एस्ट्रॉइड बेल्ट, फिर है आपके पास जुपिटर, फिर फिर प्लूटो प्लैनेट नहीं है, इट इज अ डॉट प्लैनेट। इसके बियॉन्ड लाई करती है क्यूपर्स बेल्ट, और इसके भी बियॉन्ड लाई करता है पूरट्स क्लाउड। ज्योग्राफी में करोगे आप, ठीक है? पूरट्स क्लाउड, पूरट्स क्लाउड क्यूपर्स बेल्ट के बाद है, ज्योग्राफी में करोगे आप ये। तो यहाँ पे हमें हमारे लिए जो काम की चीज है, एक तो प्लैनेट्स है, ठीक है, उसके बाद एस्ट्रॉइड बेल्ट जो कि लाई करती है मार्स और जुपिटर के बीच में, फिर आपके पास आती है कौन सी बेल्ट, क्यूपर्स बेल्ट। अभी जो मैं अभी मिशन का नाम लिया मैंने, क्या कि नासा प्लान कर रहा है 2035 में एक मिशन भेजने का, दैट इज अ पोलर मिशन। पोलर मिशन वहां के लिए टू स्टडी दी क्यूपर्स बेल्ट, ठीक है, टू स्टडी दी क्यूपर्स बेल्ट, पोलर मिशन इसके लिए। सो अब सोचो कि अगर मुझे धरती से वो मिशन यहाँ पे भेजना है, ठीक है, डायरेक्ट मैं धरती से वो मिशन यहाँ पे भेजूंगी, तो मुझे कितनी ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट है, मानते हो इतना? पास में भेजना क्या है, इजी है, दूर भेजना क्या है, मुश्किल है। इसीलिए दे आर प्लानिंग कि हम उस मिशन को कहां से लॉन्च करेंगे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे ग्रेविटी क्या है, कम है, क्योंकि अर्थ से दूर है, तो ग्रेविटी क्या हो जाएगी, कम। एस्केप वेलोसिटी क्या लगेगी, कम।
जिसके कारण हम इजीली भेज पाएंगे कहाँ पे, अर्थ से दूर। लेकिन अर्थ से भेजेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा हो। अब कई बच्चे पता है क्या बोलते हैं, मैम जुपिटर से भेज दो, तो जुपिटर के पास नहीं ग्रेविटी होगी, जुपिटर के पास भी ग्रेविटी, ग्रेविटी क्यों होती है, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स है, उसके कारण क्या होती है, ग्रेविटी। तो हर किसी के पास ग्रेविटी है, तो किसी प्लैनेट से आप उसको भेज नहीं सकते। तो इसीलिए इसको किससे भेजा जाएगा, इंटरनेशनल स्पेस। और इसीलिए बात चल रही है उससे पहले इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को नया बना, तभी जापान क्या कर रहा है, उससे एग्जिट कर रहा है, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो काफी पुराना। इतना क्लियर है, यहां तक कोई डाउट है किसी को, पक्का सबको क्लियर है। तो सैटेलाइट्स इन लो अर्थ ऑर्बिट दे ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ अराउंड, मान के चलो कि वो कितनी स्पीड से चल रही है, 7.8 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ऑर्बिटल वेलोसिटीज 7.8 किलोमीटर पर सेकेंड। तो सैटेलाइट को अर्थ का पूरा चक्कर करने में कितना समय लगेगा, 90 मिनट। और ये स्थिति किसकी बताई गई है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक दिन में अर्थ के कितने चक्कर काट जाता है, 16 टाइम जो है वो अर्थ के चक्कर काट देता है। ठीक है, आपको याद है कि ट्विन टावर पे अटैक हुआ था, याद है कुछ, यूएस में ट्विन टावर पे अटैक नहीं हुआ था, अभी तो दोबारा न्यूज चल रही है कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, पता है ना। तो डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, वर्ल्ड इज क्लियरली वार्निंग डोनाल्ड ट्रंप कि भैया पहले आतंकवाद तुमने स्पॉन्सर किया था और उसी का नतीजा हुआ था कि तुम्हारे ट्विन टावर्स पे अटैक हुआ, और अब फिर तुम वही गलती कर रहे हो, पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हो। तुम उसको स्ट्रैटेजी देखो, कितनी उल्टी स्ट्रैटेजी चलता है। इंडिया को बोलते हैं हम भाई भाई हैं, जैसे चाइना बोलता है, इंटरनेशनल अफेयर्स है ऑल्दो ये, ठीक है। लेकिन वही वो डायरेक्टली चाइना को सपोर्ट ना करके वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान। पाकिस्तान को बैक एंड पे कौन सपोर्ट कर रहा है, चाइना। तो इससे क्या करेगा वो, इंडिया पे प्रेशर देगा। किसके लिए प्रेशर देगा, रशिया से डिफरेंसेस बनाते हैं, जबकि रशिया एटलीस्ट ऐसे तो नहीं करता। स्ट्रैटेजी देखो इसकी क्या उल्टी सिल्टी इसकी स्ट्रैटेजी है, पूरे वर्ल्ड को बर्बाद करने पे तुला हुआ है भैया। चाइना ट्रस्ट नहीं कर सकते हो आप, बहुत घटिया कंट्री है चाइना, सबसे दोगली कंट्री है चाइना। चाइना पे कौन ट्रस्ट कर सकता है, आज आपने अपने पोर्ट्स वगैरह सब ओपन कर दिए, हम उनके ऊपर डिपेंडेंट हो गए, कल को उस पता क्या करेगा, ये चीज मानो नहीं तो मैं ये बंद कर दूंगा, ऐसे ही तो दबाव बनाता है वो। श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट खरीद लिया पहले तो, ठीक है, अब श्रीलंका की इकोनॉमी दबो दी, पाकिस्तान में भी यही किया, पाकिस्तान की इकोनॉमी दबो दी, अफ्रीका में जहां जहां उसने ये हरकतें करी उनकी इकोनॉमी डूब गई है, ऑस्ट्रेलिया में देख लो क्या बवाल मचा के रखो। सो यू कैन नॉट ट्रस्ट चाइना, चाइना ओवरऑल ट्रस्टवर्दी है ही नहीं है, उससे आप लेसन सीख सकते हो बट यू कैन नॉट ट्रस्ट चाइना। अरे 1962 में क्या किया उसने, पहले क्या बोलता रहा, इंडिया चाइना भाई भाई है, ठीक है। जब इंडियन फोर्सेस उनसे अरे नहीं हम तो भाई भाई हैं, फिर अटैक कर देता था पीछे से। अरुणाचल प्रदेश में उस साइड पूरा चाइना वाली साइड जो है, अरुणाचल प्रदेश में कैसे आप अरुणाचल प्रदेश के सिटीजन को अपने कार्ड दे सकते हो, पासपोर्ट दे दिए चाइनीज पासपोर्ट स्टैपल करके कि यू आर चाइनीज सिटीजन। सो ऑल दिस इंडिकेट्स व्हाट, भूटान जो है, भूटान को बहुत अच्छी हेल्प दे रहा था चाइना, भूटान ने क्लियरली मना कर दिया हमें तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है, कुछ सोच समझ के मना किया होगा, क्यों, क्योंकि उनको पता है कल को डोकलाम प्लेटू खरीद लेंगे हमारा ये। इसीलिए भूटान को ऑल्दो इंडिया से नुकसान हो रहा है, लेकिन भूटान इज नॉट जॉइनिंग हैंड्स विद चाइना, उसको पता है चाइना क्या करेगा, बहुत पीसफुल कंट्री है भूटान, बर्बाद करके रख देगा उसको। ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। तो एक इंडिविजुअल देखो, अब यहाँ पे आता है कि जो एलईओ है उसमें क्या हम टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट लगा सकते हैं। टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट मींस आपको लाइव टेलीकास्ट दिखाना, तो आप लगा सकते हैं नहीं, क्यों, क्योंकि इसकी स्पीड क्या है, बहुत ज्यादा। तो एज अ रिजल्ट कॉन्टिन्यूअस ये एक ही एरिया को सर्वे
नहीं कर पाएगा तो हमें बहुत सारी सैटेलाइट्स लगानी पड़ेंगी एलईओ में, इसीलिए हम इसको टेलीकम्युनिकेशन पर्पस के लिए यूज नहीं करते, बिकॉज दे मूव सो फास्ट अक्रॉस द स्काई एंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट इन एलईओ व्हाट वी विल रिक्वायर, अगर हमें इसको करना है हमें बहुत सारी सैटेलाइट्स लगा, इसीलिए हम इसको यूज नहीं करते, क्योंकि एलईओ में स्वैथ वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, हमें टेलीकम्युनिकेशन के लिए स्वैथ वैल्यू क्या चाहिए, ज्यादा, इसीलिए हम इसका इस्तेमाल नहीं करते। इतना क्लियर है? यहां तक कोई डाउट है? सो आप ये कह सकते हो कि जो भी हमारे पास सैटेलाइट एलईओ में प्लेस होंगी उससे फायदा क्या होगा हमें कि इमेज की क्वालिटी जो है वो क्या होगी। सो अनलाइक सैटेलाइट्स इन जियो दैट मस्ट ऑलवेज ऑर्बिट अलोंग द अर्थ इक्वेटर, लो अर्थ ऑर्बिट की जो सैटेलाइट्स है वो क्या होंगी, टिल्टेड होगी। ठीक है, कि इसका मतलब हमारे पास लो अर्थ ऑर्बिट में ज्यादा रूट्स अवेलेबल हैं जो कि जियो में नहीं, क्योंकि वो हमेशा किसके साथ एक ही जगह पे लाइन रहेंगी, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू दी इक्वेटर। नेक्स्ट, एलईओ की अर्थ के साथ क्लोज प्रोबेबिलिटी के कारण जो है रेजोल्यूशन विल बी गुड, जिसके कारण इसका इस्तेमाल किया जाता है मैप्स में सैटेलाइट को इमेज करने में। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यहीं पे प्लेस है, हम कर सकते हैं। जो सैटेलाइट्स हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में, ये वेस्ट टू ईस्ट मूव करती हैं, तो इसको अप्रोक्सीमेटली कितने घंटे लगते हैं, 23 hours 56 minutes and 4 seconds by traveling at exactly the same rate as the अर्थ, जो मैंने आपको बताया था कि अर्थ का सेम रेट है, इसीलिए ये एक फिक्स पॉइंट पे हमेशा क्या दिखेंगी आपको, स्टेशन। टाइम का कोई यहाँ पे वो नहीं है, एक फिक्स पॉइंट पे हमेशा क्या दिखेंगी आपको, स्टेशन। अगर ये ऑर्बिट एग्जैक्टली अराउंड द इक्वेटर है तो इसको जियो स्टेशनरी बोलेंगे, अगर इंक्लाइंड है तो क्या बोलते हैं, जियो सिंक्रोनस। सो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की स्पीड चेक कर लो कितनी है, 3 किलोमीटर पर सेकेंड, और उसमें देखो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कितनी तेजी से मूव कर रहा था, इससे ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स ज्यादा। क्लियर है?